हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। स्टूडेंट्स आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाली सेल ऑर्गेनेलीज को। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज देखने को मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंड रफ, वैक्यूल्स और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज देखने को मिलती है। तो आज हम यही टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जैसा कि मैंने अभी बताया आप सबको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म किसने दी थी? पोर्टर ने दी थी और पोर्टर ने ही बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और जो इनका नंबर होता है वो सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। मतलब जो सेल ज़्यादा एक्टिव होती है उसमें ER का नंबर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और जो सेल कम एक्टिव होती है उसमें हमें ER का नंबर कम देखने को मिलता है। ER हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, मतलब शॉर्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअल में है क्या और इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स जब ये मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ आउटग्रोथ स्ट्रक्चर बना लेती है तो हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्टूडेंट्स ER 3 एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वे? सिस्टर्ने, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स। तो स्टूडेंट्स सिस्टर्ने क्या होते हैं? सिस्टर्ने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये सिस्टर्नी आगे जाकर कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते और इन्हीं ब्रांच को हम क्या बोल देते हैं? टिब्यूल्स बोल देते हैं। और सिस्टर्ने और टिब्यूल्स के आसपास चारों तरफ कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं स्फेरिकल टाइप के, उनको हम आगे जाकर क्या बोल देते हैं? वेसिकल्स बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तीनों एलिमेंट्स कौन कौन से? सिस्टर्ने, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स मिलकर ER का फॉर्मेशन करते हैं। ER इकलौती ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज होती है जो न्यूक्लियस से कनेक्ट होती है और न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन को बाकी सभी सेल ऑर्गेनेलीज तक ट्रांसफ़र करती है। तो ER का फंक्शन क्या होगा? ट्रांसफ़र करना न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन को। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने अभी बताया था ER 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? उन पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और जो स्मूथ होते हैं उन पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली सिस्टर्ने के बने होते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? लिपिड का फॉर्मेशन करना। और ये मेनली टिब्यूल्स के बने होते हैं, मतलब ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे होते हैं। तो स्टूडेंट्स RER और SER के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट नोट में आपका क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज की। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज कौन सी होती है? गोल्जी बॉडी। इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स गोल्जी बॉडी का फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर किसने डिफाइन किया था? कैमिलियो गोल्जी ने। इसीलिए इसका नाम कैमिलियो गोल्जी के नाम पर ही पड़ गया, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी बॉडी के अगर हम नंबर की बात करें तो जो इनका नंबर होता है वो भी सेल के फंक्शन पर ही डिपेंड करता है। सिक्रेटरी सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी का नंबर जो है वो
ज़्यादा होता है। और हमारी बॉडी में सिक्रेटरी सेल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? लीवर में और पैनक्रियाज में। और वहाँ पर किस चीज़ का सिक्रीशन होता है? हॉर्मोन्स का एंड एंजाइम्स का। तो गोल्जी बॉडी मेनली कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर सिक्रीशन करना होता है। गोल्जी बॉडी के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी 3 एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वे? सिस्टर्ने, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्ने क्या होते हैं? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं और ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। इन सिस्टर्ने का वो फेस जो न्यूक्लियस की साइड होता है वो फॉर्मिंग फेस कहलाता है और इसको सिस फेस या कॉन्वेक्स साइड भी बोलते हैं। सिस्टर्ने का वो फेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेज, ट्रांस फेज या कॉनकेव साइड भी बोल सकते हैं। सिस्टर्ने का फंक्शन क्या होता है? वेसिकल्स का ट्रांसपोर्ट करना। वेसिकल्स क्या है? ये स्मॉल एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं। तो स्टूडेंट्स याद करिए, हमने अभी बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्ने के आसपास कुछ स्फेरिकल टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो ये वही वेसिकल्स होती हैं। इन वेसिकल का फॉर्मेशन ER के सिस्टर्ने से होता है और इन वेसिकल्स के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल प्रेजेंट होता है और फिर ये वेसिकल्स गोल्जी बॉडी के सिस्टर्ने के सिस फेस पर जाकर अटैच्ड हो जाते हैं और वहां पर अपना सारा सिक्रीशन सिस्टर्ने को दे देते हैं। सिस्टर्ने उस सिक्रीशन की पैकिंग का काम करते हैं और उस सिक्रीशन को वैक्यूल्स की फॉर्म में पैक करके रिलीज कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन की हम बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज की, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम की डिस्कवरी लीवर सेल्स के अंदर क्रिस्टन डी ड्यू ने की थी। लाइसोसोम भी सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और इनका नंबर भी सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जिन सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं उनमें इनका नंबर अधिक होता है, जैसे कि WBC, फैगोसाइट सेल्स। फैगोसिटिक सेल्स का फंक्शन क्या होता है? बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना। तो इसीलिए इनके अंदर लाइसोसोम्स का जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ करना। लाइसोसोम एक स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है और किस टाइप का मैट्रिक्स होता है उसी भी यहाँ पर लाइसोसोम्स 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, टर्सरी लाइसोसोम्स एंड ऑटोफेगिक लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम्स उनको बोला जाता है जिनमें ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब अगर डाइजेस्टिव एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है तो हम उसको प्राइमरी लाइसोसोम्स में बताएंगे और अगर वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो हम उसको सेकेंडरी लाइसोसोम्स बोलेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव कब होते हैं? जब ये फूड के कांटेक्ट में आते हैं। तो डाइजेस्टिव एक्टिविटी करने के बाद जो रॉ मटेरियल रह जाता है उसी को हम टर्सरी लाइसोसोम्स बोलते हैं। मतलब जो अनडाइजेस्टिव फूड रह जाता है उसको हम रेजिडुअल बॉडी या फिर टर्सरी लाइसोसोम्स भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट है हमारा ऑटोफैजी वैक्यूल्स। ये एक्चुअल में प्राइमरी लाइसोसोम्स ही होते हैं। जब लाइसोसोम्स खुद की ही सेल ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑटोफैजी। तो स्टूडेंट्स, जो सेल ऑर्गेनेलीज ओल्ड होती चली जाती है उनको अपने ही लाइसोसोम्स द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 और सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया। कौन कौन सी? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स और थर्ड लाइसोसोम्स। होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों सेल ऑर्गेनेलीज अच्छे से लर्न हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।